पता चलिए हमारा जो पढ़ते हैं 20 के दांत। कौन सी कहानी है? 20 के दांत, यानी एक जहरीली दांत की कहानी पढ़ते हैं। और यह जहरीली दांत यानी समाज को किस प्रकार से या एक दूसरे में ऊंच नीच की भाव डालती है, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जो इसके लेखक है 20 के दांत के, उसका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। और कहाँ हुआ? तो पटना के बदरघाट में। ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। यानी नलिन बिलोचन शर्मा बचपन से ही कौन भाषा बोलते थे? भोजपुरी भाषा। और इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन जी ने, कहता है पिताजी दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। यानी बिलोचन शर्मा जी के जो पिताजी थे वह दर्शन शास्त्र में और संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान थे। इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ इनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी अहम भूमिका रही। इन्होंने, देखिए, नलिन जी ने स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त किया और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। यानी अपनी सारी पढ़ाई पटना में ही पूरी की और एमए विश्वविद्यालय, जो पटना विश्वविद्यालय से एमए किया, वो कौन विषय में? तो हिंदी और संस्कृत में। यह हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और फिर पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे थे। यानी वहाँ पर टीचर के रूप में भी काम किए। और सन 1959 में वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए, जहाँ पर हिंदी लिखे जाते हैं। इनकी मृत्यु हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर बने रहते हुए 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ 1916 में और मृत्यु हो गई 1961 में। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जी क्या क्या चीज लिखे। तो हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी प्रमुख रचनाएं का प्रकार: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी में उपन्यास लिखे, विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ में लिखे 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानी भी लिखे। और कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ किए। काव्य संग्रह में नकेन के प्रपद और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादक ग्रंथ भी। कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के साहित्य की विशेषता क्या है? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद और वास्तविक शुरुआत नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुई और इनकी कहानियां में मनोवैज्ञानिकता के तत्व की बड़ी समग्रता से उजागर किया गया। यानी इसकी कहानी में आदमी के अंदर जो सोचने वाली भावना होती है उसको ज़्यादातर उजागर की गई है। और नलिन जी की आलोचना में आधुनिक शैली, यानी जो वर्तमान में गुजर रहे वैसी शैली और समर्थक और काव्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों के नएपन के आग्रही लेखक थे। और इनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि तथा शैली का निषेध एवं आधुनिक दृष्टि का समर्थन करते। और आलोचना में इनकी भाषा गठी हुई संकेतनात्मक, यानी किसी का आलोचना भी करेगा तो संकेत देकर। लेकिन हम जो पाठ पढ़ने वाले प्रस्तुत पाठ, जिसका नाम है 20 के दांत, कदर नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित अन्य कहानियों नामक कहानी संग्रह से यह संकलित है। यानी उसमें से एक कहानी ली है जिसका नाम है 20 के दांत। और इस कहानी में मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को भारतीय, जो मिडिल क्लास के आदमी होते हैं, और प्रस्तुत कहानी में ठोस सामाजिक संदर्भ और मनोवैज्ञानिक
आज से दोनों ही आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे एक श्रेणी उजागर होती है जो अपनी महत्वाकांक्षा एवं सफेद पोशी भीतर लिंग भेद जैसे दुर्विचार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर लाल जैसे नौकरी पेशा में काम करने वाले निम्न मध्यम वर्गीय लोग होते हैं जो अनेक बंदिशों के बीच भी अपनी अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए हुए रखते हैं। और प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सामाजिक भेदभाव बताया कि समाज में भेदभाव आदमी कैसे करते हैं, लिंग का भेदभाव कैसे करते हैं तथा स्वतार्थ छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उजागर किया है और उनके द्वारा सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार के महत्वपूर्ण वानगी पेश भी किया है। चलिए अब हम कहानी पढ़ते हैं 20 के दांत। कहता है सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। यानी इस कहानी में एक पात्र है जिसका नाम है सेन साहब। क्या नाम है? और उसके पास एक मोटर कार है और वह मोटर कार कहाँ है? बरसाती में खड़ा है उसके घर में, बंगले में। और वह मोटर कार काली है, चमकती हुई स्ट्रीमर एंड जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए इतना चमचमाता हुआ उसका क्या है? कार है सेन साहब का। सेन साहब का इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में लाई है। यानी नया मॉडल का कार खरीदा था सेन साहब ने कितने में? 7,500 में। और काला रंग और चमक भी ऐसे कि अपना मुंह भी देख लो इतना चमचमाता था उसका कार। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर के सामत रही। यानी अगर उस कार पर थोड़ा भी कोई क्रीच आ जाए या थोड़ा भी कुछ लग जाए तो उसकी नौकर की सामत समझो। सेन साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। अपना गांव देहात में एक खोखा का मतलब होता है करोड़पति। खोखा का मतलब होता है करोड़। सेन साहब की 5 लड़की थी। यानी सेन साहब के 5 बेटी थी और पांचों 5 ठहरी सभी लड़कियां तहजीब और तालीम की तो जीती जागती मूर्त है। यानी बिना पूछे कोई काम कर ही नहीं सकते। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए इस बात की उसे तालीम बहुत अच्छे तरीके, यानी इस बात की जानकारी उसे है कि अपने घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। और सेन साहब की कितनी बेटी है? 5। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि जब कहेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। यानी उसके आज्ञा का पालन वो 5 लड़की करती है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, चूंकि उन्हें सिखाया गया कि यह बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। और वे ऐसे मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकते हैं कि सोसाइटी के तरीकाए में उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं होगा कि ऐसा हंसते हैं। सेन साहब के परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन की लड़कियां। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों को मारे हुआ में घर में तो कुछ भी नहीं बचा सकते। जो सो जहां तक सेन परिवार की लड़की का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक की कोई खास खतरा नहीं था। यानी सेन साहब के लिए सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ था तो वह था उसका कार, क्योंकि कार के ऊपर कुछ भी होना नहीं चाहिए। और सेन साहब को यह बात था कि 5 जो उसकी बेटी थी उससे उस कार के ऊपर कोई खतरा नहीं था कि कोई फोड़ सके। खोखा जो एक ही सबसे छोटा, यानी सेन साहब का एक बेटा था सबसे छोटा जिसका नाम रखा था कासो।
और प्यार से उसको खोखा कहते थे। क्या कहते थे? क्योंकि वह करोड़पति था और करोड़पति को खोखा का नाम। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा, क्योंकि वही उसका एक लाख बेटा था, एक ही बेटा। या नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तक जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। क्वेश्चन आएगा कि खोखा किस मामले में बात है, तो वह घर के जीवन या नियम के मामले में बात है, क्योंकि वह जो कहेगा वह काम करता ही नहीं था। वह अस्वाभाविक नहीं था, वह घर के नियम का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को अगर कोई खतरा होगा उसके घर में सेन साहब को, तो उसके अपने छोटे प्यारे और लाडला बेटा जो है खोखा, उसी से कोई दिक्कत हो सकती है कि उसका मोटर कार क्या हो सके, फूट सके, तोड़ सके, खोल सके या कुछ माटी उटी लगा दे। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यानी ये 5 सेन साहब की लड़की थी। पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम था। पांचों लड़की के लिए घर में कौन सा नियम था? अलग। और उसके लिए शिक्षा भी अलग थी, और खोखा के लिए नियम भी अलग था और पढ़ाई लिखाई भी अलग था। क्योंकि एक ही को बेटा था, उसके लिए अलग व्यवस्था लगा कर रखे थे। वो पढ़ेगा बड़े स्कूल में, 5 लड़की थी तो यह पढ़ेगा छोटे स्कूल में, क्योंकि ये सब के पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसको खाने के लिए घर में अलग नियम है, इसको खाने के लिए यहाँ पर अलग नियम है। कहने के लिए तो सेनों का कारण है कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा था, इसे तो इंजीनियर बनाना है। कहा कि 5 बेटी पर ये वो बेटा हुआ है, और सेन साहब इतने अमीर हैं जिसको लगा कि एक ही बेटा है, इसको पढ़ा लिखा क्या बनाना, इंजीनियर बनाना, इसीलिए उसे बड़े स्कूल में रखना है। और अभी से उनके इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। यानी बचपने से खोखा लगता था कि हम पढ़ लिख करके क्या बनेंगे, इंजीनियर। और पढ़ लिख करके इंजीनियर बनने की सोच में थे कौन? खोखा। तो उसके पिताजी ने बचपन से ही इंजीनियर जैसी ही पढ़ाई की व्यवस्था ट्रेनिंग वाला कर दिया था। यह बात है कि खोखा के दुरुद स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों भी बदल लिया। अक्सर ऐसा होता कि सेन परिवार के दोस्त आते और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते। यानी सेन साहब के जब भी फ्रेंड सब आते थे, करा है कि सेन साहब के जब भी फ्रेंड लोग आते थे तो एक ड्राइंग रूम बोलते जहाँ पर बैठ करके बात करने वाला होता है, वहाँ पर बैठ करके अपना अपना बातें निकालते थे। बातचीत एक विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती, किसका लड़का क्या करेगा। मान के चले 5 दोस्त बैठे, पांचों बैठ के बात किए कि बताइए आप सब तो, हमारा सबका उम्र तो ख़त्म, आप बताइए कि आप अपने बेटा को कहाँ पढ़ाते, आप अपने बेटा को कहाँ पढ़ाते, आप पढ़ा लिखा करके अपने बेटा को क्या बनाइएगा। यानी 5 जो दोस्त है, 5 हो 10 हो जो भी हो, दोस्त सब आपस में बैठ करके बातें करते कि आपका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदृष्टिता के साथ फरमाते हैं, वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। और करेंगे क्या, करियो रहे हैं। और आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह से बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा। खोखा कितने साल का हो रहा? 5 साल का। और उसको इंजीनियर के जैसे पढ़ाई भी मिला घर पे, और घर में एक ही लड़का था, इसीलिए आप सबके भी घर में देखिएगा, अगर एक भाई वाला होगा ओकर व्यवस्था कुछ अलगे होगा। अगर घर में कुछ तोड़ियो दे
या किसी को एक चट्टी मारियो दे, क्या छोड़ दो इसको, एक एक है ना, उसी प्रकार से वहां भी उसको इसी प्रकार से क्या कहते थे, इजाजत मिली। खोखा 5 साल का हो रहा, लोग कहते कि किंडर गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यह इंतजाम किया कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री आएगा। कारखाने से कौन मिस्त्री आएंगे? बढ़ई मिस्त्री। और 1-2 घंटा आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करेंगे, लोहारी काम सिखा के जाएंगे। यही इंजीनियरिंग था। यानी लिसेन साहब का इंजीनियरिंग क्या था कि कोई बढ़ई मिस्त्री आएगा, उसको ठोक ठाक करने वाला काम सिखाएगा। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजार से वाफिक हो जाएगा, और हिंदुस्तानी लोग यह समझते ही नहीं। यानी लेखक साहब बताए कि अगर अभी से ही यह जान जाए, ये हिंदुस्तानी लोग जानता ही नहीं कि बच्चे से उसको ट्रेन करना चाहिए। अगर बच्चे से ट्रेंड हो गए तो आगे चल कर के उससे बहुत सारे नॉलेज परीक्षण रहेगा, ट्रेनिंग लिया रहेगा, आराम से काम करेगा, क्योंकि उसका हथियार पर हाथ चल रहा। एक दिन का वाक्य, एक दिन जब बात कर रहे थे उसमें देखिए क्या करा। ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठ के गप सप कर रहे थे। आप भी कुछ दोस्त सब मिल करके आपस में क्या करते हैं, मजाकिया करते हैं। यानी इसको बोलते हैं गप हाकना। क्या बोलते हैं? गप। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबारन बिश थे। यानी उसके दोस्त में से एक दोस्त ऐसा था जो बहुत गरीब भी थे, यानी साधारण था, और वह क्या करते थे, पेपर बेचते थे। और सेन के वह दूर के रिश्तेदार भी माने थे, कोई रिश्तेदार में होगा। साथ में उसका लड़का भी आया था जो खोखा से भी छोटा था। खोखा से भी क्या था? छोटा था, और बड़ा समझदार भी था, और होनहार भी मालूम होता था कि आगे चल के लड़का कुछ न कुछ करेगा। किसी ने उसको उसकी कोई हरकत देखकर उसकी तारीफ कर दी। कोई अच्छा काम किया होगा तो उसमें के कुछ आदमी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे काम करते हो, तारीफ कर दी। तो उन साहब से पूछा गया कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। उन साहब ने क्या किए, उस अखबार वाले से पूछा कि आपके बच्चे स्कूल जाते कि नहीं जाते, पढ़ने में तो बहुत तेज लगता है, होशियार है। इसके पहले पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते। थोड़ा धनिक आदमी था। कौन? सेन साहब। अखबार वाले कुछ जवाब देने ही वाले थे, तब तक सेन साहब शुरू कर दिया। अब क्योंकि ओकरा अपना बेटा के बात तो बोलने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसका बेटा को इसके सामने बेइज्जती ना हो जाए। उसने कहा मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अब ये बात इससे पूछे, लेकिन बीच में टपक गया सेन साहब, कहता है कि मैं तो अपने बेटा को क्या बनाने जा रहा हूँ? इंजीनियर। बिना पूछे हुए आदमी अब बोलने जा रहा हूँ, और वे ही बात को दोहराते रह गए। यानी कि वो रुकता ही नहीं था। यानी किसी को बीच में बतियाने भी नहीं दिया कि तुम्हारा बेटा क्या करने वाला। सिर्फ खाली अपने बात बोल रहे थे कि हमारा बेटा को मैं इंजीनियर बनाऊंगा ये। लेकिन कुछ देर के बाद जब पूछा गया अखबार वाले से कि आपने अपने बेटा को कैसे पढ़ाया, तो कहता है मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग को ऐंठ कर रह गए। बेकार वाला इसमें बात बोलता। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठे। जब अंदर में सब बातें कर रहे थे, सब दोस्त मिल करके, तो उसके दरवाजे के बाहर कुछ नूक झोंक हल्ला हुआ। जैसे बाहर निकले तो बाहर सेन साहब का सोफर यानी कि उस गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था ना, 4 चक्का जो उसके पास थे, काली चमचमाती हुई, उसका जो ड्राइवर है किसी औरत से उलझ रही थी, यानी झगड़ा कर रही थी। किसी औरत से क्या कर रही थी? झगड़ा। और उस औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था,
जिस औरत से उसका ड्राइवर झगड़ा कर रहा था उसके पास कितने साल का लड़का था? 5-6 साल का, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। वो औरत जो है 5-6 साल का लेकर क्या कर रहा था? रोक रहा था कि तुम नहीं जाओ उधर, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। वो जो छोटा बच्चा था 5-6 साल का, वह ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ते थे। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। जैसे सेन साहब को देखा तो औरत चुपचाप क्या हो गई? खड़ी हो गई, क्योंकि गांव के बड़े अमीर व्यक्ति थे। उसके सामने ये औरत चुपचाप खड़ी हो गई। सोफर ने सेन साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। कहता है कि छोटा लड़का जो 5-6 साल का था उसके बारे में बोला कि मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया। देखिए, बच्चे गाड़ी छू लेगा तो क्या होगा? कोई खा थोड़ी जाएगा गाड़ी को। तो वह ये गाड़ी कहता है कि छू रहा था इसीलिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि गाड़ी छुएगा तो गंदा हो जाएगा। तो कहने लगा जा जा। तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया और इस मुकाबले वो मुझको मारने दौड़ता। यानी खाली उसको छूने नहीं दिया, हटा दिया, तो अब मुझे मारने के लिए दौड़ता है। वो छोटा लड़के के बारे में बता रहा है। कौन? ड्राइवर साहब। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही, उसकी मम्मी भी मुझे ही डांट रही। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, वह कुछ बोलना चाह रही थी वो औरत, क्योंकि ये झूठ बोल रहा था ड्राइवर, लेकिन फिर भी वह सेन साहब के डर से क्या हो गई? चुप रही। सेन साहब कहते हैं कठोर भाव में, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। और मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछते हुए चली आती। ड्राइवर साहब सिर्फ अलग नहीं किए थे, बच्चा छूने गया था उसको धक्का दे दिया था, और धक्का दे दिया था तो 5-6 साल के बच्चा को पैर फूट गया था और उससे क्या निकल रही थी? खून। लेकिन ड्राइवर देखिए बड़ी सामत से अपने मालिक यानी सेन साहब को कहा कि हम सिर्फ उसको अलग किए हैं और उल्टे हमसे झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसने तो उसका पैर फोड़ दिया था। लेकिन फिर भी क्या करें, क्योंकि धनिक आदमी के सामने गरीब तो चुपचाप रहेगा। और उसी प्रकार से मदन की माँ उसको लेकर के खून पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर गया था, उसी में उसका फूट गया था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दिया तो उसे चोट आया। आखिर ऐसे कौन सी बात हो गई? धनिक आदमी अगर गरीब के चाटियों मार दे तो कौन बात है, चलो हो गले बात है, बात बिसर जाएगी। लेकिन गरीब आदमी अगर धनिक की एक चाटी मार दे तो उसके ऊपर पंचायत बैठना, पीटना पंचायती में बुला करके, ये तो समाज का देन है। कहा कि अगर सेन साहब के ड्राइवर वो छोटा बच्चा को, अगर नौकर के बेटा को अगर धक्के मार दिए, खूने बह गया तो क्या हो गया? कोई ज़्यादा चीज थोड़ी हो गया। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। सुने, मदन को कार छूने नहीं दिया, उसको बहुत घुटना फोड़ दिया और उसको डांट दबार करके वहां से बिलगा दिया। लेकिन उसी समय उसी मोटर के पीछे खट खट की आवाज आ रही थी, यानी कुछ फोड़ रहा था। आवाज सुन करके सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा कि कथी हो रहा, क्योंकि कार से ज्यादा लगाव था किसको? सेन साहब को, कि कार को हमारे कुछ हो न जाए, इसलिए वो कार की ओर दौड़ा। और सभी मित्र भी अपने अपने कार की ओर दौड़े। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे, और खटखट कोई और नहीं कर रहा था। सेन साहब का बेटा जो खोखा था वो अपना कार के खुदे फोड़ रहा था।
यहाँ पर देखिए किसी को छूने नहीं दिया, छुआ तो वो अफो आती पैर फोड़ दिया। लेकिन उसका बेटा खुद क्या कर रहा है, कार को फोड़ रहा। तो वहाँ पर सेन साहब अपने बेटा को डांट नहीं रहे, गोदी में ले करके, अब उसे झूठों को डांटना नहीं होता, उसी प्रकार से डांटते हुए आ रहे हैं। मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। तनखा बड़ी गलती खोखा नहीं किए थे, वो अपना कार के जो दोनों पीछे का शीशा आते लाइट जो होता है ना लाल वाला, दोनों लाइटें के फोड़ दिया था। तैयो सेन साहब उसको क्या किए, प्रेम से उसको डांट करके ला रहे थे, क्योंकि एक ही का बेटा था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ी शरारती हो गया है कासू। यानी अपने बेटा के बारे में बताया, उसका नाम कासू है, प्यार से उसको खोखा कहते। कहता कि देखा आपने कि खोखा बहुत हरकत करने वाले शरारती हो गए। उसके कल पुर्जों में अभी इतनी दिलचस्पी क्या बताओ। शायद वो देखना चाहता होगा कि इस लाल बत्ती के अंदर कथी होगा, आही लगी जानू क्या किया, कार को फोड़ दिया। यानी बता रहे हैं अपने मित्र सबको कि शायद वह देखना चाह रहे थे कि इस बत्ती के अंदर क्या होगा, इसीलिए शायद फोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर छूने वाले को भी पीट के मिल गया। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों को कार की ओर चले। चलिए आप सब भी, आप अपने अपने घर जाइएगा तो कुछ उसके साथ चले। उन्होंने अपने मित्र की भाव भंगिमी देखी नहीं, देखते ही कुछ समझ पाते कि इसमें शक ही थी। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोले। यानी कार का अपना दरवाज़ा खोला, जिसे चढ़ने के लिए बैठे तो रुक गया तो उसकी निगाह पड़ गई अचानक अगला चक्का पर। जो कार की अगला चक्का था उस पर उसका क्या पड़ गया, नज़र पड़ गई। अब जैसे उस पर नज़र पड़ा तो उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो परेशानी हालत में खड़े हो गए। टायर पूरा बैठ गया तो उसमें का हवा खत्म, क्या कि उसके टायर पूरा बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने ही हवा निकाल दिया। अब देखिए, अपना बेटा गलती किया तो प्रेम से बात कर रहे कि शायद कासू ने हवा निकाल दिया होगा। ड्राइवर जरा दूसरे चक्का को भी देखो और पंप लेकर आओ, हवा भर दो। हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम सब यहाँ बैठ के बात करते हैं, जब तक तू यहाँ पर क्या करो, उस 4 चक्का में हवा भर दो। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर दूसरे की सूचना दी तो दूसरा चक्का भी पंक्चर हो गया था। देखिए कासू कितनी बड़ी गलती की, अपना भी कार फोड़ा, जिसको कोई अगर छू देता हालत खराब कर देगा, दूसरे के कार का भी पंक्चर कर दिया। मालूम पड़ता कहता कासू बाबू बहुत बदमाश हो गया। मालूम पड़ता है कि इधर ही खेले रहे थे। शोफर ने बताया कि पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन में कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे और बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही वह शरारत से गुजर जाता। उनका अपना ख्याल था कि उनकी हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। और इसी तरह से दूसरी बेमतलब की बातें हो रही थी। फिर चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत में नहीं थे। देखिए, अपना बच्चा जब उसको फोड़ के दिख रहा है, पंक्चर करके दिख रहा है गाड़ी को, तो कहता दिलचस्पी है उसको, यानी ऐसे कर रहा है, यानी कि इंजीनियर बनेगा। शायद लग रहा है कि कार कैसे बनता, और दूसरा छूने भी गया तो ऐसे हालत कर दी। अब हवा हुआ भर दिया। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी थे, यानी सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते थे कौन, गिरधर लाल। और गिरधर लाल को कहा बुलाओ।
गिरधर लाल को बुलाने का हुक्म दिया और गिरधर लाल आया और सेन साहब सामने से सिर झुकाकर खड़े हो गए, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता। सेन साहब ने ठंडी बेलौज आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत सुख हो गया। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग, माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। अब देखिए, वो छुआ उसके लिए उसके बाप को भी शिकायत कर रहा है वो, क्योंकि दूसरे का बच्चा उसको गाड़ी को छू भी ना पाए। कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर के गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। यानी अपने बच्चे को सिखा लो सही से, नहीं तो सारे लड़के क्या बन जाएंगे, ऐसे ही लड़के बनते हैं, गुंडा, चोर और डाकू। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था और सेन साहब के भाषण जारी। उसकी क्या हालत तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इतना बात बता दी। क्या बताइए, गरीब के बच्चा सिर्फ गाड़ी छूने के लिए भी इतना बड़ा दंड सहेगा, लेकिन अमीर का बच्चा वही गाड़ी फोड़ दिया तो उसको कुछ नहीं हुआ, प्यार से डांटा, कहानी खत्म। उसी रात कहता, उसी रात गिरधर के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कारी से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलखल पड़ने से कुछ झुंझकार कर पिता ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी के बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। सेन साहब देखे कितने प्रकार से उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा। गिरधर लाल को कहा कि आपकी बीवी ने ही आपके लड़के को बिगाड़ दिया। मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत है कि उसकी कमबख्त खाल उतार दो। गिरधर ने ऐसी कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। एस्पेयर द रॉड एंड एस्क्वाल द चाइल्ड, यानी बोला कि अगर ऐसे ही सब दिन गिरधर लाल अपना बेटा को पीटता रह जाएगा तो अगर बेटा फिर इधर भटकने भी नहीं आएगा डर से। माता सेन की नींद उचट गई थी। उनके मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक की झींक आ रही थी। सेन साहब की पत्नी उधर मदन को पीट रहा था, मदन चिल्ला रहा था, इधर बकबक बकबक कौन कर रहा था, सेन साहब। उसकी पत्नी को उसको चिल्लाने से ज्यादा ही अपने पति का बकबक करना ही इसको ज्यादा झींका रहा था। कहता है, लेकिन उन्होंने भी अपनी खीज मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवा की तरह चिल्ला रहा, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता। खोखा तो पैसा वाला अपना कार पर चढ़ेगा, कार पर घूमेगा, अब तो गरीब आदमी सब भिखमंगा सब होकर के हमारे कार को छूने आता, बल्ले उधरता तुम्हारा चमड़ा। अब देखिए, मदन का अर्थ रुक गया और खैरियत है कि उसकी शिष्या सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब हो गया। अब देखिए, कभी कभी तो बताए ना, आज तुम्हारी बारी तो कल तो किसी और की बारी आएगी। आज अमीर है, कहता है कि तू बराबरी करता अमीर से, खोखा से बराबरी करता। खोखा तो पैसा वाला, क्योंकि खोखा तो कार पर चढ़ेगा और तू चढ़ने वाला कहाँ, सिंपल सा गांव घर के लड़का जाओ, गांव में खुदना अपना। लेकिन दूसरे दिन की बात जो है बहुत ही उल्टा हो गई। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते बगल वाली गली में जाने लगा। यानी वो धन्नी का जो लड़का था, सेन साहब का बेटा कासू, जगह खोखा कहते थे, वह भी बच्चों के साथ खेलने के लिए कहाँ निकल गया, अपना घर से बाहर गली में चले गए। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। गरीब का लड़का जो मदन था ना, कार छुआ हुआ, आप तो अमीर के घर में तो जाएगा नहीं, क्योंकि छुएगा तो पिटाई लगता है उसको। तो गरीब सब क्या किया कि उसी गांव के 8-10 लड़का सब जो है गरीबे सब मिल करके लट्टू नचाते हैं। वो नचाने वाला नहीं था, माटी में खेल रहा था।
वहां धूल में मदन पड़ोसी के साथ आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था और खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, कहा कि अब हम जाएंगे नचाने। यानी हंस कौवा के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। लेखक साहब बता रहे हैं यानी खोखा को हंस बताया और मदन को कौवा बताया, क्योंकि उसे गरीब थे। गरीब के टोली में या धनिक आदमी देखिए जाने के लिए एकदम ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब से मदन को कहा हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। जाकर के वो रोब से कहा, यानी सेन साहब का बेटा जो कासू था उसने मदन को रोब से कहा कि हमको भी लट्टू दो, हम भी नचाएंगे। लेकिन बात तो यह थी कि मदन को बदला लेना था, क्योंकि मदन ने कार छुआ था तो इसको पिटाई लगी थी, ठेवना फूटा था। इसी ने देखिए क्या कहता, क्योंकि इस खेल में दूसरे लड़कों को कोई खास उग्र नहीं थी, वे तो खोखा को अपनी जमात में लेने का के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके अपमानित, प्रताड़ित और लीडर मदन, इन उस खेल का सबसे बड़ा जो मेन था अगरिया, उस गांव में खेलने वाले खेल का, वह मदन ही था। जो कार छोड़ने गया तो उसका पैर फूटा था, घर पर उसके पापा ने पिटाई भी की थी, कहा कि वो तो अपना बदला जरूर लेगा, वो तो मंजूर नहीं कर सकते। उसके छूटते ही जवाब दिया अबे भाग जा यहां से। मदन जैसा देखा कासू को, खोखा को, तो उसने कहा कि अबे यहां से तू भाग जा। 12 आया है लट्टू लचाने, क्या ये लट्टू तेरा है? अब जा अपने बाप के कार के मोटर पर बैठ, क्योंकि तू तो कार वाला है, तो कार पर जाकर बैठो, क्योंकि तुम्हारा कार छुए तो हमें इतना पिटाई लगा। ये लट्टू हमारा है, हमारा छुएगा तो हम तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। क्योंकि अपनी अपनी अब हैसियत की बात आ गई। कासू तैस में आ गया, इसी बोला मदन, तो तैस में आ गया गरम में। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर भी हाथ चला देता था। क्या मजाल कि उसे कुछ कर दे। वही बात देख करके मदन को भी क्या किया, आओ न देखा ताओ, एक घुसा खींच दिया कस के, यानी एक मुक्का लगा दिया। लेकिन अब सेन साहब के घर में मदन थोड़ी है, वो कहाँ पर है? वो अपना गली में है। आज जानते हैं कि अपना गली में रहेगा तो क्या हाल करेगा। चोर गुंडा डाकू होने वाले मदन को भी कम मानने वाला था। वह झट से कासू पर टूट पड़ा, देखना एक मुक्का मारा तब मदन भी कासू पर टूट पड़ा और दूसरे लड़का सब हट गया, जो वहां पर खेल रहा था वो सब हट गया, दोनों की मारा पीट की मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की थी, क्योंकि लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं था खेल के लिए, क्योंकि इसको अमीरी पर घमंड था, वो बेचारा अपना गरीब था, उसको अपने गरीबी पर ही घमंड बहुत अच्छे। बांग्ले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यह लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से 1 मिनट बाद वह रोता हुआ घर चला गया। इतना पीटा मदन कि कासू रोते हुए कहां चल गया, अपने घर। यानी करा कि मदन और महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते। गांव देहात में देखिएगा, महल वाला में और झोपड़ी वाला में जब भी लड़ाई होगा, धनिक में गरीब में, ज्यादातर कौन जीतता? गरीब जीतेगा या अमीर जीतेगा? अमीर जीतता। कैसे? क्योंकि मान के चले गलती अमीरे का, यानी कोई अमीर के बेटा कोई गरीब के बेटा को अगर एक चाटी मार दे, अगर वह जाएगा शिकायत करने के लिए, अगर मारपीट करने के लिए, तो तोरे बेरादर के आदमी यानी गरीबे आदमी तोरे ऊपर इल्जाम लगाना है, बेमतलब तू ही गया ऐसा गलती करना, तब तक पिटाई लगा, है ना। यानी तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे ही आदमी आ जाते। इसीलिए महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में महल वाला जीत जाता और झोपड़ी वाला क्या होता है, हार जाते। लेकिन अगर शायद सब झोपड़ी वाला एक हो जाए तो महल वाला कभी नहीं जीत सकता। कहते पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद के खिलाफ करते तो, लेकिन बच्चों की इतनी अकल कहाँ, उन्हें तो सिर्फ अपने दुर्द में नहीं है, लीडर मदन की थी।
ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले का ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत सहमते हुए तितर बितर सब होगा भाग गया। सब होकर जे दोस्त सब था खेल रहा, सभी दोस्त क्या हो गए वहां से भाग गए। मदन घर नहीं लौटा। कहा कि जब उसका कार छुए थे तो इतनी पिटाई लगी, अगर हम आज उसके बेटा को, मालिक के बेटा को इतना पीट के आए हैं तो घर पर जाएंगे तो आज हमारे पापा बहुत पीटेंगे। 8-9 बजे रात तक इधर उधर घूमता रहा। फिर भूख लगी तो वह गली के दरवाजे से धीरे धीरे अपने घर में घुस गया। फिर उसके लिए मार खाना मामूली बात था कि घर में जाएंगे तो पापा तो क्या करेगा, पिट भी करेगा। डर था तो यही कि आज मार के दिन और भी बुरा। जितना हम सब दिन पिटाई खा रहे थे, आज उससे वो पिटाई दुगुना लगने वाला था। क्यों? क्योंकि आज उसके मालिक यानी उसके पापा जिसके यहाँ काम करते थे, उसी के मालिक को बेटा को पीट के आया था। लेकिन उपाय ही क्या, वह पहले रसोई घर में घुसा लौ से, धीरे धीरे दिया बाती बनता, धीरे धीरे घुसा। वहां पर माँ नहीं थी उसकी। बगल सोने वाले कमरा में उसके पापा और उसकी मम्मी बातचीत कर रहे थे। उसने इत्मीनान से पहले भर पेट खाना खा लिया चुरा के। फिर दरवाजा के पास जाकर के कुछ बात सुना कि कौन बात बतिया रहे हैं, और उसे बड़ा ताजुब हुआ कि उसके बाबूजी आज गरज तरज नहीं रहे। उसकी अम्मा से कोई बात पूछ रहे जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबूजी ने झगड़ा कर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सेन साहब उसके बाप को अपने नौकरी से क्या किया था, निकाल दिया था। कल से मकान छोड़ देना, और बोला कि कल से तो अपना मकान छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे बेटा ने मैं बेटा को पीटा। अपने तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। मदन सुन रहा था। खाना खाने के बाद उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती, तब तो कोई सुनता। यानी मदन को लगा कि अगर कोई हमारे मारे पीटे के उपाय लगता तब तो हम सुनते ना, लेकिन उसकी कोई बात नहीं हो रहा था। इसीलिए वह धीरे 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 अपना घर के बरामदा के चरपाई, यानी जो होता ना खटिया, उसकी तरफ सोने के लिए गया कि वही खटिया पर सो जाते हैं। लेकिन अनहार था और रात में लोटा में पैर टकरा। जैसे लोटा में पैर टकरा गया तो लोटा गुरु गया, ठन 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 बजने लगा। लोटा गुरका तो क्या हो गया, बजने लगा लोटा। जैसे ठन ठन की आवाज़ आई तो उसके पापा मम्मी सब बाहर निकल आए। यानी गिरधर लाल बाहर निकल के आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ आई। मदन चौंक करके घुमा और मार खाने के लिए तैयार हो गया, ताकि आप तो फिर पिटाइए गए, क्योंकि पापा निकला फिर तो पीट भी करेगा। आराम से डर से खड़ा हो गया कि अब जितना पिटना है पिट लीजिए। मदन अक्सर अपने पिता के हाथ से हमेशा पिटाई खाता था, सब दिन पिटाई खाता था। अब बहुत पिटने पर रोता भी था, लेकिन मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन अपने दांत भींचने लगे कि आप तक पिटाई लगेगा। डंटा लगने वाला था, इसीलिए अपन दांत खिसखिसा रहा था। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया। अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसे लपककर मदन को हाथ में उठा लिया। पिटने के बजाय देखिए उसके पापा ने क्या किया, कोरा में उठाया। पहली बार इतना दिन के बाद, जिसका बेटा इतना दिन प्यार नहीं किया, उसने आज पहली बार अपना बेटा को क्या किया, कोरा में उठा लिया। और इसे कहता इस तरह से वह प्यार कभी नहीं किया था। अगर कभी किया तो गिरधर की उसे बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल गए, जो किसी के लिए नौकरी से निकालने के लिए नामुमकिन था। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और एक तू। खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। और बाप भी कस के हंसने लगा। इतना पीटा था मदन कि कासू के दो दांते तोड़ दिया। और वह दांत ऐसे दांत नहीं था, मानो कि वह 20 के दांत है, क्योंकि वह धनी का बेटा खोखा के बेटा था। वह 20 के समान था। ये वो नौकरी से निकालना, ये सब 20 के दांत मानो तो वो तोड़ा। यानी किसी आदमी का दांत नहीं तोड़ा था, वह सांप के यानी कि 20 वाले दांत तोड़ दिए।
यही कहानी थी। क्वेश्चन आता है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में बताएं। यानी कि सेन साहब के घर में जो बेटा बेटी है उसके लिए किए जाने वाले जितने भी भेदभाव है वो बताइए। तो सेन साहब अपने घर में उसके 5 लड़की थी, सीमा, रजनी, आलो, सफालो, आरती। ये 5 लड़की के लिए अलग एक नियम था और खोखा के लिए अलग था। पढ़ाई लिखाई में भी खोखा के लिए एक अलग स्कूल व्यवस्था और 5 लड़की के लिए अलग व्यवस्था। यानी कि उसके घर में ये लिंग आधारित भेदभाव चलता था। अगर किसी भी सामान की अगर शिकायत कासू से आता तो उसके ऊपर कोई डांट दबर नहीं, लेकिन अगर उसके 5 लड़के से आते तो उसके ऊपर कुछ सज़ा जरूर होती थी। अगला क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में बात आता? खोखा घर के और जीवन के नियम के मामले में अपवाद था। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे? सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। यानी सेन साहब को लगता था कि मेरा बेटा आगे चल के क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। और उसकी शिक्षा के लिए वैसे ही पढ़ाई तय किया था कि यानी कि बचपन से ही बढ़ाई मिस्त्री, ठोक ठाक करने वाला मिस्त्री लिख लगा दिया था। कहता है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। उसके माता पिता को इस बात का गर्व है, यह कह रहा है कहानी में। तो इसको हम लिखेंगे प्रस्तुत पाठ 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित। इस कहानी के माध्यम से लेखक साहब यह बता रहे कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। यानी सेन साहब के 5 लड़के मानो ऐसे हैं कि जब कहेंगे तभी कोई काम करेगा, बेमतलब कि उससे यानी किसी भी चीज़ को खतरा नहीं था। वह जानते थे कि हमें घर में क्या करना है नहीं करना है, और इस बात पर सेन साहब और उसकी पत्नी को गर्व था। दूसरा है खोखा के दुलित स्वभाव के अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल लिया, क्योंकि खोखा जो था वह बड़े नटखट थे और उनको लग रहा था कि इंजीनियर बनने वाले, इसके लिए वो वैसा ही मिस्त्री खोज करके लाते, यानी बड़ा ही मिस्त्री लाया और ठोक ठाक करने की सिखा रहे थे। अगला है ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। इस पंक्ति के भी माध्यम से नरेंद्र विलोचन शर्मा का जी कहना चाहते हैं कि जब मदन ने कार छुआ तो जब सेन साहब बाहर निकल के आए तो मदन की माँ पर डांटे भी और गलती थी ड्राइवर का, लेकिन ड्राइवर भी गलती को क्या करे, क्योंकि ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता था, इसीलिए वह सेन साहब की बड़ाई करने में लगे और उस मदन की माँ को बोला कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते, जाकर इसको अपने घर पर कुछ संभालो। अगला कहता है सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई। जब सेन साहब और सेन साहब के मित्र से आपस में बैठते तो बात गप सप हाँकते हाँकते बात हो उठी कि किसका बेटा क्या करेगा। तो सभी ने अपने अपने बेटे की बात की, लेकिन सेन साहब बिना पूछे ही कहा कि मैं तो अपने बेटा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। लेकिन जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि आप अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं, तो पत्रकार महोदय ने क्या कहा कि जो भी कुछ बने मैं अपने बेटा को जेंटलमैन बनाना जरूर चाहता हूँ और वह उसका काम है और वह पूरी ज़िंदगी आज़ादी है उसकी। अगला है मदन और ड्राइवर के बीच विवाद की कहानीकार क्या बताना चाहता था। मदन और ड्राइवर के बीच कहानी का मुख्य कारण यह है कि मदन सेन साहब की गाड़ी को छूना और ड्राइवर इससे मना करना। कहानीकार यह बताता है कि ऊंच और नीम यानी अमीर और गरीब के बीच में खाई की तकरार को दर्शाता। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कोई और कारण नहीं था, क्योंकि कासू रोब से गली में जाकर के मदन के लट्टू नचाए जाने वाले जो है उसमें जाकर कहता है कि मुझे लट्टू दो, हम भी नचाएंगे। लेकिन मदन जो उस छोकरों का लीडर था उसे अपनी बदला लेना था, इसीलिए कहा कि हम नहीं नचाने देंगे और दोनों में झड़प हुई, जिसमें मदन ने क्या किया, कासू के 2 दांत तोड़ डाले। कहता महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद के खिलाफ करते तो इस कथन के द्वारा लेकर क्या बताना चाहते हैं। तब महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन हमेशा क्या करते हैं, झोपड़ी वाले जब एक दूसरे झोपड़ी वाले को मदद करेंगे तो झोपड़ी वाले जीतेंगे, लेकिन झोपड़ी वाले ही अपने ही झोपड़ी वाले के खिलाफ आवाज़ उठाने लगते, इसीलिए
झोपड़ी वाले हार जाते हैं और महल वाले क्या होता है, जीत जाता है।